तो हम लोगों को देखना है कि क्या है कि दो पैरेलल अगर करंट कैरिंग कंडक्टर्स साथ में रख दें तो उनके में क्या फोर्स लगेगा। सोचो, ये दो तार है, दोनों में करंट है, इसकी वजह से फील्ड आएगी, इसकी फील्ड में इसके चार्ज मूव कर रहे हैं, इसकी फील्ड में इसके चार्ज मूव कर रहे हैं, इसका मतलब फोर्स लगेगा। और इस चीज़ को पहली बार ऑब्जर्व किया था 1820 में एम्पियर भाई साहब ने, तो उन्होंने बताया। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किए थे, फिर उन्होंने रिजल्ट दिया, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तो पहले दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स लेते हैं ना। तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर ये हमने ले लिए, दोनों में करंट है। अरे यार, ये तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये दोनों में करंट आई ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ठीक है भाई, बता दो। तो इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाया, फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ मैंने अंदर की तरफ फील्ड दिखाया, मान लो B1। इसको मैं कंडक्टर 1 मान लेता हूँ, इसको कंडक्टर 2 मान लेता हूँ। ये AB और ये CD। ठीक है, तो इसमें करंट मैं I1 मान ले रहा हूँ और इसमें करंट मैं I2 मान ले रहा हूँ। तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 आया, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 आया, और इसमें करंट थी I2। तो अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो मुझे क्या करना है, फील्ड की डायरेक्शन में उंगली रखनी है, करंट की डायरेक्शन में इन मिडिल फिंगर, तो थंब जो है मुझे फोर्स बताएगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये किस पे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है किस पे, 2 पे। अच्छा, अब अगर फिर से मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं और देखूं तो I1 पे ये जो फर्स्ट कंडक्टर है, इस पे जो फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो बाहर की तरफ होगा। तो इसको मैं B2 ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर। फिर से इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो ये मेरा बाहर, करंट ऊपर, फोर्स इस तरफ। अच्छा, तो ये फोर्स ऑन 1 लग रहा है। यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होगी क्या? अब इसके बीच का डिस्टेंस मैं R मान ले रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो अब ये सब कुछ तुमको पता है, तो तुम क्या मेरे को मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू बता सकते हो? B1 कितना होगा भाई? तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती थी μ0I/2πr। तो μ0 करंट कितना है I1, रेडियस कितना ले रहे हैं अपन, 2πr ही ले रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा, अब ये B1 की वजह से यहाँ पे I2 और B1 का मिलाप हुआ, इसकी वजह से F2 आया। वो F2 कितना होता था, IBL sin थीटा। तो F2 इज इक्वल टू I कितना है, I2, B कितना है, B1, L कितना है, डिस्टेंस कितना है, L लेंथ मान लो। ठीक है, मतलब ये जो दोनों तार है ना, दोनों वायर्स, दोनों का लेंथ L है। तो IBL sin थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। ठीक है, तो sin 90 तो 1 होता है। तो I2 B1 कितना है भाई, μ0 I1/2πrL। तो μ0 L I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। इतना फोर्स लग रहा है किस पे, सेकेंड वाले पे। किस डायरेक्शन में, फर्स्ट वाले की तरफ। तो अगर मैं यूनिट लेंथ में फोर्स निकालना चाहता हूँ, F2 फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो कितना होगा, F2 डिवाइडेड बाई L।
तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। कोई दिक्कत है क्या इतने में? नहीं है। अब दूसरे वाले को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं? तो तुम लोग खुद भी लिख सकते हो B2 को, B2 से फिर F1 निकाल लोगे, F1 से फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लोगे, और तुम पाओगे क्या कि जो F2 है इट इज इक्वल टू माइनस F1, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर करंट पैरेलल है दो कंडक्टर्स में, तो वो दोनों कंडक्टर्स अट्रैक्ट करेंगे, है ना? कोई दिक्कत? तो अब एंटी पैरेलल में भी करके देखें क्या? B2 कितना होगा लिख लो ना इसमें, लेकिन ऐसा मत कर देना। म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर कितना होगा I1 B2 L साइन 90। फाइनली क्या लिखोगे? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, फिर क्या लिखोगे? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है। अब अगर मैं एंटी पैरेलल करंट फ्लो कराऊं, फिर से दो कंडक्टर लेते हैं, इस बार दोनों में करंट उल्टी जा रही है। इसमें I1 ऊपर है और इसमें I2 नीचे है। ये अपना AB है और ये अपना CD है। ठीक है। तो अब बस वही है जो अभी सीखे वही यूज़ करो यार। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस R मान लेते हैं। चलो, तो I1 की वजह से फील्ड अंदर की तरफ होगी। ये कितना किस पे लगेगा? B1, है ना, फर्स्ट वाले की वजह से। अब वहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। चलो, अंदर करंट नीचे, फोर्स इधर, दिख रहा? अंदर नीचे, फोर्स इधर। ठीक, इसका मतलब फोर्स ऑन 2 लग रहा है इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये वाले को देखो तो करंट नीचे, यहाँ भी फील्ड किधर? अंदर, तो फील्ड अंदर, तो ये B2 है, तो ये अंदर, ये करंट ऊपर, फोर्स इधर, तो यहाँ पे फोर्स लग। क्या मुझे इसके एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी? तुम लोग खुद लिख सकते हो, आना यही है, उसमें डायरेक्शन उल्टा आएगा और क्या। तो इसका मतलब क्या फाइनली अपन कंक्लूड करेंगे कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट बट एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। कोई दिक्कत? समझ में आया क्या? ठीक है। तो अब हम लोग यहीं से ना एम्पियर का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बताओ कैसे? तो देखो, ये फोर्स को ले लो, ये फोर्स को लेके देखो, ये है I1 I2 अगर 1 होता मान लो, तो फोर्स कितना लगता? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। डिस्टेंस अगर 1 होती तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, है ना। और अपन को क्या मालूम है? अगर मैं ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 पाई हो जाता, और ये वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -7, है ना। तो इस चीज़ को अगर अंग्रेजी में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which on flowing in each of two parallel infinitely long conductors of negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter from each other produces between them a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। बात समझ में आई क्या? मतलब 1 एम्पियर वो वैल्यू है करंट की जब वो दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स में फ्लो कर रही होगी, और उनको मैं वैक्यूम में रखूंगा और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखूंगा, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ होगा। तो मैं क्या बोलूँगा? दोनों में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। बात समझ में आया क्या? ठीक है। तो कूलम को भी एम्पियर के टर्म्स में अपन बोल सकते हैं कि इफ अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर इज सेट अप इन अ कंडक्टर, देन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लोस
थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो वहाँ से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट लूप को रखूँगा तो उस पर क्या होगा वो देखना है हमको। तो उस पर टॉर्क लगता है, वो घूमता है, और यही प्रिंसिपल हम लोग जनरेटर और मोटर में देखते हैं। मोटर में देखते हैं, जनरेटर में काम उल्टा होता है। ठीक है, तो देखो क्या है कि हेडिंग डालो, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए 2 मैग्नेट रख दिए जाएं। 2 मैग्नेट हमने रख दिया, ये अपना नॉर्थ पोल, ये अपना साउथ पोल, और इसमें हम अपना एक लूप रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लूप है PQRS। ठीक है, इसका ये वाला साइड है B लेंथ का, ये वाला साइड है A लेंथ का। ठीक है, ये इसका सेंटर है जिसके अराउंड ये घूम सकता है। अच्छा, ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ सेटअप हो गई है, जो हमने पहले ही कर लिया है। तो अब हमने ये जो कॉइल रखा है ना, इसका एक्सिस हमारे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब अगर इस लूप में करंट I फ्लो कर रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि करंट I इसमें फ्लो कर रहा है, तो हमको करना कुछ नहीं है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है और इसका फोर्स कैलकुलेट करना है, किस पे किधर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या। देखो, फील्ड इधर है, करंट ऊपर है, फोर्स अंदर लगेगा, तो ये वाला जो आर्म है PQ, ये अंदर जा रहा होगा, इसमें क्या लगेगा, कुछ फोर्स। फील्ड इधर है, करंट भी उधर है, दोनों के बीच में एंगल ही नहीं है, तो 0 फोर्स। तो QR में कोई फोर्स नहीं लगेगा। RS में देखो, फील्ड उधर है, करंट नीचे है ना, किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ये ऐसा हो रहा है क्या, समझ रहे हो? तो अगर ये चीज़ ऐसा होता तो इस तरीके से ये रोटेट करता, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आई बात? तो अगर मैं इसको टॉप से देखूं, मतलब यहाँ से देखूं अगर मैं, तो मुझे एक ऐसा दिखेगा, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये मुझे दिखेगा, एक पॉइंट Q है मान लो और एक पॉइंट S है। तो एक पे अंदर की तरफ फोर्स F लग रहा होगा और एक पे बाहर की तरफ फोर्स F लग रहा होगा। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये कर दूँ और इस एंगल को थीटा बोल दूँ, ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी है, A है, तो ये वाला कितना होगा, A साइन थीटा होगा। क्यों निकाल रहा हूँ भाई, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकाल रहा हूँ मैं। तो अब देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अच्छा,
चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर मैं मान लूँ कि टोटल करंट जो लूप में फ्लो कर रही है वो है I, करंट थ्रू PQRS लूप, और उसके A और B उसके साइड्स हैं, तो उसका एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू A इंटू B, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अच्छा, और थीटा जो एंगल है वो है अपना मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो कॉइल होगा इसका एक नॉर्मल वेक्टर होगा ना, तो वो जो नॉर्मल वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल है थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ लूप प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से हमने उसके सारे फोर्सेस देख लिए हैं कि भाई PQ पे अंदर लग रहा है, RS पे बाहर लग रहा है, और बाकी दोनों साइड्स पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब देखो ऐसा है कि दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों कुछ डिस्टेंस पे हैं और दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये हमको पता है। तो इसका मतलब क्या है? ये कपल बना रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा होगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना होता है? कोई भी एक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो टॉर्क कितना लग रहा होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब ये फोर्स कितना लग रहा होगा भाई? फोर्स कितना लग रहा होगा? IBL साइन थीटा से निकालते हैं। करंट I है, लेंथ कितना है? B, और IB, और मैग्नेटिक फील्ड तो B ही है। तो फोर्स को मैं क्या लिखूं? IBL, और एंगल 90 है ना, तो साइन 91 होगा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों फोर्स के बीच का? A साइन थीटा। तो इसको IABL साइन थीटा, ऐसे सॉरी IBL ना, तो ये लेंथ अपना, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ स्मॉल l है जो कि जिसकी वैल्यू स्मॉल b है ना, तो इसको ये l नहीं है यहाँ पे, इसको ये लिखो। तो ये क्या हो जाता है? ये तो अपना एरिया है, IBA साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब ये सिंगल लूप के लिए था, ये एक ही लूप है। अगर n लूप होते तो क्या हो जाता? मतलब इस लूप में n टर्न्स होते, फॉर कैपिटल N टर्न्स, क्या हो जाता भाई? टॉर्क कितना लगता? NIAB साइन थीटा। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और ये जो NIA है ना, ये जो NIA है इसको बोलते हैं M, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर NIA को M लिख दोगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा? MB साइन थीटा। और ये भी वेक्टर है, B भी वेक्टर है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? M क्रॉस B। बात समझ में आया क्या? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा एक्सिस पे, टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा एक्सिस पे। क्यों? खुद ऊपर से अगर देखोगे यहाँ से, ये अंदर जाएगा तो रोटेशन कुछ ऐसा होगा। अब अगर ऊपर से मैं देखूँ तो ये रोटेशन मेरे को क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है, देखो, है ना? समझ में आई बात? तो इसका मतलब टॉर्क ऐसा लगेगा कि हमारा जो ये लूप है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे। अब यहाँ पे टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब थीटा 0 होगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 होगा। मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? MB के इक्वल, M कितना? NIA, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? NIAB। ठीक है ना? साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी ना, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।